Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, class 11 Political Science, and here we are going to continue our chapter number 9 of Political Science, that is Constitution as a Living Document. अब यहाँ पे हम देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है. We have already seen the special majority in our previous chapters, but यहाँ पे एक बार और हम कोशिश करेंगे देखने की कि स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है. तो देखो, स्पेशल मेजॉरिटी बहुत सारे टाइप की होती है, बट हम मेजरली यहाँ पे बात करने वाले हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी जो कि अमेंडमेंट के लिए रिक्वायर्ड है. सबसे पहले तो एक ध्यान रखिए कि यहाँ पे जॉइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं होता. जॉइंट सेशन क्या होगा कि मान लो स्पेशल मेजॉरिटी से बिल जो है वो पास नहीं हुआ, तो पास ना होने पे वो क्या कर सकते थे प्रेसिडेंट कुछ केस में कि वो जॉइंट सेशन रख सकते थे और एक बार और इन सब चीज़ों पे डिस्कस करके फिर इसका सोल्यूशन निकल सकता था. बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है. अब देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी जो नॉर्मल मेजॉरिटी वो तो 50% प्लस 1 है, बट स्पेशल मेजॉरिटी में दो सिचुएशंस होती हैं, 2 सिचुएशंस, और दोनों ही सिचुएशंस पे आपको क्या करना होता है, दोनों ही सिचुएशन पे आपको पास ऑन होना होता है. फर्स्ट सिचुएशन क्या होती है स्पेशल मेजॉरिटी में, दैट इज 50% ऑफ टोटल. जो 50% ऑफ टोटल, 50% प्लस 1 मानो आप टोटल. और सेकंड क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. दो केस बन गए. पहला केस 50% ऑफ टोटल, दूसरा केस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब देखिए, इसको डिस्कशन हम करते हैं. अब 50% ऑफ आपका, ये देखिए 50% जो है क्या है, टोटल है. अब अगर मान लो बिल जाता है आपका लोकसभा में गया. अब हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा, 545 मेंबर्स. और फर्स्ट केस क्या था, 50% प्लस 1, यानी कि 545 जो टोटल मेंबर है उसका 50% प्लस 1, यानी कि 273 वोट्स इन फेवर तो आपको फर्स्ट केस में चाहिए. तो फर्स्ट केस में फेवर में आपको कितने वोट चाहिए, 273 वोट्स. अब मान लो आपको 273 वोट्स फर्स्ट केस में जो थे वो मिल गए. वेरी गुड. नाउ यू विल जंप ऑन टू द सेकेंड केस. सेकेंड केस में क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब उस दिन जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन मान लो मेंबर ही आए 300. अब 300 का कम से कम 2/3 होना चाहिए, तो 300 का 2/3 कितना होगा, 200. यानी कि कम से कम 200 यहाँ पे चाहिए. तो खैर ऑल्दो आपके तो ऑलरेडी मेंबर 273 यहाँ पे सपोर्ट में थे, तो 200 यहाँ पे इजीली आपको सपोर्ट में मिल जाएंगे. बट मान लो सेकंड केस में वहाँ पे जो उस समय लोग प्रेजेंट थे वो 540 लोग प्रेजेंट थे. तो अब आपको 540 का भी 2/3 चाहिए, यानी कि 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि अब आपको क्या चाहिए, 360 वोट्स इन फेवर ऑफ यू चाहिए. तो हो सकता है आपका फर्स्ट वाला केस जो है वो कंप्लीट हो गया हो, बट अगर फॉर सम रीज़न सेकंड वाला नहीं हो पाता है तो फिर जो आपका बिल है वो पास नहीं होगा. और अगर बिल पास नहीं हुआ तो जॉइंट सेशन का भी कोई प्रावधान नहीं है. तो दोनों ही चीज़ें स्पेशल मेजॉरिटी में हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. यही चीज़ उन्होंने स्पेशल मेजॉरिटी में दे रखी है कि मान लो 247 मेंबर हैं तो 124 कम से कम चाहिए. ये सब चीज़ों जो है इन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है. अब 2 प्रिंसिपल्स जो डोमिनेट करेंगे वेरियस प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. जो 2 मेजर प्रिंसिपल होंगे वो क्या है कि फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस के, साउथ अफ्रीका के, रशिया के, उन्होंने एम्प्लॉय कर रखा है इस प्रिंसिपल को. इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इट इज़ 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, और साउथ अफ्रीका और रशिया में 3/4 ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड. यानी कि आप ये देखो, साउथ अफ्रीका और रशिया में जो कोई भी बिल है उसको पास ऑन करना कितना मुश्किल हो जाता है. 3/4 वोट चाहिए, यानी कि आपको लगभग 75% वोट जो है वो तो चाहिए ही चाहिए. और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दैट इज पॉपुलर अमंग मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इज दैट ऑफ लोगों का पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जैसे स्विट्जरलैंड में देखें
तो लोग जो हैं, एनी पर्सन कैन इनिशिएट एन अमेंडमेंट। इंडिया के अंदर कोई पीपल स्टार्ट नहीं कर सकता कि कल को आपको जी मुझे तो इस लॉ में चेंज लेके आना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, जबकि स्विट्जरलैंड में ये चीज़ पॉसिबल है। अदर कंट्रीज वेयर पीपल इनिशिएट और अप्रूव अमेंडमेंट, वो है रशिया हो गया, इटली हो गया, उसमें भी लोग इनिशिएट कर सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तो अंडर सफिशिएंट कंसेंसस चाहिए आपको लोगों का। अगर नहीं हुआ पास तो दिक्कत हो जाएगी। तो कई बार जो अपोजिशन पार्टीज है वो अग्री नहीं होती हैं, और 2/3 जो है सेकंड केस वो आपका क्लियर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको कई बार ऐसी अमेंडमेंट्स जो होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती हैं। सो ये चीज़ थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इन्होंने क्या बोला था कि दोज हु आर डिससेटिस्फाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन नीड ओनली 2/3 मेजॉरिटी। इफ दे आर नॉट एबल टू ऑब्टेन इवन देयर डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डीम्ड टू शेयर बाय जनरल पब्लिक। तो कह रहे हैं कि अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन लग रहा है तो लोकसभा में, राज्यसभा में मिला के 2/3 तो आपको मिल ही जाएगा ना, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो फिर जनरल पब्लिक को भी स्वीकार नहीं होगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज टॉकिंग हेयर ओनली ऑफ द पार्लियामेंट्री मेजोरिटी की बात कर रहे हैं वो, शेयरिंग ऑफ व्यूज में बाय जनरल पब्लिक। दिस इंडिकेट कि बिहाइंड द मेजोरिटी देयर इज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो कि गवर्न करेगा डिसीजन ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब रैटिफिकेशन बाय स्टेट क्या होता है, यानी कि हमने क्या देखा, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए प्लस 50% रैटिफाइड स्टेट्स का आपको रैटिफिकेशन चाहिए। तो कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी सफिशिएंट नहीं होती है। अब कुछ ऐसे अगर हम बात करें, जब अमेंडमेंट एम करेगा मॉडिफाई कोई ऐसा आर्टिकल करेगा जो कि रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, तो जो आर्टिकल है रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन जिसमें स्टेट का नाम आ रहा है, इट इज़ नेसेसरी जो स्टेट्स हैं वो उनसे भी कंसल्ट किया जाए, स्टेट्स भी कंसेंट दें। तो वी हैव स्टडीड जो फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बरकरार रहे, जो पावर ऑफ स्टेट्स है वो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की दया पे स्टेट चल रहे हैं, उनका सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या इंश्योर किया है कि जो सारे लेजिस्लेचर हैं, जब तक हाफ ऑफ द स्टेट उस चीज़ को रेटिफाई नहीं करेंगे वो अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। सो अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, जो प्रोविजंस अबाउट फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी प्रोटेक्ट होते हैं इस वे में। तो वी कैन से दैट फॉर सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर या वाइडर कंसेंसस क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड। अब ये प्रोविज़न ने ये रिस्पेक्ट करेगा स्टेट को, उनको पार्टिसिपेशन देगा अमेंडमेंट में, और केयर करेगा कि ऐसा ना हो कि चीज़ें ऐसी हो जाएं कि स्टेट से उनका राइट ही जो है वो छीन जाए। स्टेट से उनका राइट कोई नहीं छीन सकता। तो वी में समराइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडमेंट थ्रू लार्ज स्केल कंसेंसस एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। कंसेंसस लार्ज होना चाहिए, बट स्टेट का पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए वो लिमिटेड हो सकता है। अब जो फाउंडिंग फादर है इन्होंने ध्यान रखा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी ओपन टू इजी टेम्परिंग, आसानी से कोई छेड़छाड़ ना कर सके, और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उसको भी राइट होना चाहिए इसे अमेंड करने का, मॉडिफाई करने का, रिक्वायरमेंट देखने का फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसका इन्होंने अच्छे से ध्यान रखा। सो यही चीज़ इन्होंने दे रखी है कि किस तरीके से सब कुछ होगा। अब वाई हैव देयर बीन सो मैनी अमेंडमेंट्स, हमारे में 100+ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अब तक। सो अब देखिए यहाँ पे जब ये बुक छपी थी तो 93 अमेंडमेंट्स हुए थे। सो अब ये बोलते हैं कि अमेंडमेंट होना इतना आसान भी नहीं है, डिफ़िकल्ट मेथड तो है ही, फिर भी नंबर ऑफ़ अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री में ऑफ अमेंडमेंट्स में देखें तो जो सब चीज़ें क्या डिफ़ाइन हो रही है, देखिए सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि आप ये देखेंगे जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी, जो सोसाइटी की नीड्स हैं वो भी चेंज होगी, जो सोसाइटी का बिहेवियर टुवर्ड्स थिंग है वो भी चेंज होगा। एंड विद द चेंज अगर हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं तो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर इट। जो डार्विन भैया हैं बायोलॉजी में और सोशलॉजी में भी काम आते हैं, उन्होंने क्या बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला था उन्होंने, बचपन में तो पढ़ा ही था हमने। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है, वर्ल्ड में सर्वाइव ही वो कर रहा है जो फिट हो रहा है, और फिट की डेफिनेशन उन्होंने क्या बोली थी, विच अडेप्ट टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। तो अगर हम ऐसे ही इन्वायरमेंट को कंपेयर करें कॉन्स्टिट्यूशन से,
तो यहाँ पे अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज सह लेगा वो सर्वाइव कर पाएगा, जो चेंज नहीं सह पाएगा वो नहीं सहेगा, नहीं कर पाएगा। सो अब देखिए, एंड अगेन 3 ईयर उन्होंने कुछ डेटा को बता रखा है, इस ईयर में इतना जो है अमेंडमेंट हुआ, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो है, रीज़न यही है कि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते गए वैसे वैसे जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता गया। अब राइवलरी की बात करें, बीजेपी एंड इट्स अपोनेंट इन अदर फीचर्स, और 10 अमेंडमेंट्स 3 ईयर्स में आए। सिंपल ये चीज़ दे रखी है कि फिर 1951 से 60 में इतने अमेंडमेंट, फिर इतने इतने इतने। तो जैसे जैसे सोसाइटी बहुत ज़्यादा चेंज हुई और जैसे जैसे सब चीज़ें हुई वैसे वैसे देयर इज़ a continuous amendment in the constitution. So there is always a criticism about number of amendment. It is said कि there have been too many amendments to the constitution of India. So अब इसमें क्रिटिसिज्म वाली कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रॉन्ग था, बिल्कुल नहीं था, उस समय के हिसाब से सही था, फ्यूचर के हिसाब से भी सही था। यू कैन से देयर इज़ वेरी मच डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, our demands are very much different, our population is very much, तो जो टाइम टू टाइम है वो चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कंटेंट्स ऑफ अमेंडमेंट मेड सो फार, किस किस चीज़ में जो है वो अमेंडमेंट हुए, तो बहुत सारे अमेंडमेंट हैं। 3 ग्रुप में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो है टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें क्या आएगा, जो टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन और माइनर मॉडिफिकेशन किए गए हैं। ये ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो ओनली इन द लीगल सेंस है, बट इन मैटर ऑफ फैक्ट नो सब्सटैंशियल डिफरेंसेस, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में इसका डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। जैसे जो रिटायरमेंट है हाई कोर्ट के जज का फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स कर दिया गया 15th अमेंडमेंट में। जो सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है इंक्रीज करी गई 55th अमेंडमेंट में। तो रियल लाइफ में लोगों पे इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। So we may also take example of provision regarding reserved seats in legislature for scheduled caste and scheduled tribe. जो ओरिजिनल प्रोविजन था उसने क्या बोला था कि ये जो रिजर्वेशन होगा ये 10 ईयर के लिए होगा। हाउएवर हर 10 साल बाद इसको 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इन ऑर्डर टू एश्योर कि फेयर रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी का, तो इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है हर 10 साल में। तो एक्सटेंड करने के लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो दिस हैज़ टू बी, देयर हैज़ टू बी वेरी मच अमेंडमेंट बाय फार। 5 दे रखे हैं, 5 नहीं 5 से ज़्यादा हो चुके हैं। बट दीज अमेंडमेंट हैव नॉट मेड एनी डिफरेंस टू द ओरिजिनल प्रोविज़न। ओरिजिनल प्रोविज़न में कोई चेंज नहीं आया, बस कुछ चेंजेस जो हैं वो एड ऑन होते चले गए विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो रियल लाइफ में लोगों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसका नहीं पड़ा है। सो चैप्टर 4 में रोल ऑफ प्रेसिडेंट डिस्कस किया था हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इट वॉज एज्यूम कि जो हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट होगा वो नॉर्मली अबाइड होगा बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे उसको वही मानना होगा। तो दिस वॉज ओनली रिट्रेटेड बाय लेटर अमेंडमेंट, वॉज अमेंडेड टू क्लैरिफाई दैट जो एडवाइस हैं विल बी बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए जो सब चीज़ें लिखी हुई थी बट इसको क्लैरिफिकेशन करने का काम एक अमेंडमेंट ने किया। तो इन रियलिटी इन अमेंडमेंट से जो हमारी लाइफ है उसमें कोई हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। देयर इज़ नो चेंज इन आवर डेली लाइफ। अब डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस, अब डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस का मतलब क्या होता है कि मान लो कहीं कुछ लिखा था, सो देयर इज रिटन स्टॉप डोंट गो, ये लिखा है। अब इसके इंटरप्रिटेशन क्या हो सकते हैं? अगर आप बोलो स्टॉप डोंट गो, रुक जाओ मत जाओ, या फिर स्टॉप डोंट गो, जिसे हिंदी में से क्या बोलते हैं, रुको मत जाओ। सुना ही होगा आपने। अब देखो इसके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। अगर आप यहाँ कॉमा लगाओ तो रुको मत जाओ, यानी कि तुम ठहरो, और अगर उल्टा हम यहाँ लगाए रुको मत जाओ, तो 2 इंटरप्रिटेशन हो गए, बहुत सिंपल सा। सो ऐसे ही इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स जो हैं ये प्रोडक्ट है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जुडिशरी ने निकाले हैं। व्हेन दीज क्लैश, जो पार्लियामेंट है दे हैड टू इंसर्ट एन अमेंडमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन या जो मोस्ट जेन्युइन वन है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पर्टिकुलरली द स्कोप ऑफ देयर ओन पावर इन डिफरेंट मैटर। मेनी टाइम्स जो पार्लियामेंट है इट डिड नॉट एग्री विद द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मान लो जुडिशियल ने कोई इंटरप्रिटेशन निकाला और पार्लियामेंट उससे सहमत नहीं है,
सो वो क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे रूलिंग ऑफ जुडिशरी में। अब ये सारे मुद्दे 1970 से 1975 के बीच में बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। जुडिशरी के चैप्टर में हमने देखा था बहुत सारे इश्यूज जो कि जुडिशरी और पार्लियामेंट से रिलेटेड थे। वन बहुत जो रिलेशनशिप था फंडामेंटल राइट का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, उसके ऊपर बहुत सारे मुद्दे हुए थे। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस पे तो भाई सब तमाम लड़ाई चली थी। और थर्ड वॉज स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो। अब 1970 से 1975 का जो टाइम था, जो पार्लियामेंट था, इट रिपीटेडली मेड अमेंडमेंट्स टू ओवरकम द एडवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी जो कुछ भी उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन निकाल रही है, इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना। जो और इस पीरियड में 1970 से 75 के बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट भी होता है और हमारी पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो इट कैन बी फुल्ली अंडरस्टूड ओनली इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ दैट पीरियड। तो ये जो इश्यूज थे इन द नेक्स्ट ईयर, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। सो लेट्स कीप द पार्ट बाय नाउ। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं हर उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। So thank you so much. I will meet you all in my next video.